मुनासिब नहीं होगा कि मोदी मूर्ति भंजन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उस मूर्ति में एक उसकी आभा में कमी तो आई है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए शायद कुछ उम्मीद की किरण इसी में उन्हें नजर आ जाएगी, क्योंकि वो परेशान हैं कि उस आभा मंडल के सामने वो किसको खड़ा करें और कैसे खड़ा करें। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ फिलहाल अभी कुछ तकनीकी वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से एनके सिंह जी, जेडीएस या फिर और दूसरे छत्रपों की हम बात करें तो ये लोग कई जगह जहां पर बीजेपी और कांग्रेस एक मुकाबले में होते हैं अधिक सीटों पर, उनकी भूमिका अब थोड़ी कम होती जा रही है, सिमटते जा रहे हैं, बाइपोलर इक्वेशन ज्यादा देखने को मिल बड़ा रहे हैं। डीप सवाल है इसके एनालिसिस। अगर आप पूरे कंट्री का देखें, रीजनल सेटअप्स जो होते हैं, जो छत्रप होते हैं, ये किसी कास्ट या किसी एक बुनियाद पे, आमतौर पे कास्ट पे होते हैं या किसी एक ओकेजन से निकले होते हैं। ये जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो इनकी मकबूलियत कम होने लगती है। ये आप हमेशा पाएंगे कि जब सत्ता में रहते हैं तो इनके साथ काफी लोग, आप मायावती को देख लीजिए, आप अखिलेश यादव को देख लीजिए, तो ये जो रीजनल वो हैं, इनको हमेशा कोशिश करनी पड़ती है कि ये कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़ जाए। अगर नहीं जुड़ते हैं तो 5 साल में या तो कुछ ऐसा करें, अपना जो इस बुनियाद पे खड़े उसको बहुत उभारे। जेडीएस ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनकी जो दरार है, उनकी जो बुनियाद है वो दरके नहीं, और यही हुआ है कि जेडीएस की दरार, आप पिछले इलेक्शन में याद करिए, जेडीएस की दरार बिल्कुल नहीं दरकी थी, बुनियाद नहीं दरकी थी। लेकिन इस बार अगर 5%, 6% कम हो जाते हैं और 2-3% अदर्स के चले जाते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा गेन है। मतलब कि जनता ने यह माना कि बीजेपी के बरक्स कांग्रेस हमारा एक अच्छा विकल्प बन सकती है। ये मेरे ख्याल से कांग्रेस यहां तक लाने में इसको सक्सेसफुल हो गई। राहुल जी, अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक क्या आप समझदार हो गया है कि भाई उसको पता है कि बीजेपी के साथ तो नहीं जाना उसने, लेकिन बंटना भी नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पर पिछले चुनावों में जब उसने अपने आप को बांटा, चाहे वो ओवैसी की पार्टी के साथ हो या कांग्रेस और दूसरे दलों के साथ विभाजन हो, तो नुकसान ये हुआ कि सरकार बीजेपी की बन गई। तो अब वो भी बहुत सोच समझ कर वोट दे रहा है। ऐसा यहां तो दिख रहा है, लेकिन अब बाकी जगह क्या रहता है, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा मुकाबला होता है और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन उस त्रिकोण में जेडीएस हमेशा से सबसे छोटा खिलाड़ी था। लेकिन जहां पर मान लीजिए उत्तर प्रदेश जैसा कोई, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन प्रदेशों में हम जाएंगे जहां 4-4 कोण के चुनाव होते हैं, वहां पर ये उतना आसान नहीं होगा। मुस्लिम वोट बैंक या किसी भी एक हम वर्ग के वोट बैंक को अगर देखेंगे तो वो थोड़ा बहुत बटता है, और हमने देखा है कि मुस्लिम वोट बैंक भी, तथा कथित मुस्लिम वोट बैंक, वो भी कई जगहों पर बीजेपी के वो भी वोट देता रहा है। उसके कुछ प्रतिशत वोट, 8-10% वोट उसके कुछ वर्गों के बीजेपी को भी जाते रहे हैं। तो इतना सीधा सीधा एक गणितीय अंकगणित के हिसाब से बंटवारा वोटों का शायद नहीं होता। हम यहाँ भी पाएंगे कि जातियों की अगर बात कर लें, अब वो कलेगा और दूसरे इनकी इतनी बात की जाती थी, लेकिन अभी जो दक्षिण कर्नाटक में दिख रहा है कि जो वोकलिगा वोट बैंक पक्का माना जाता था जेडीएस का, उसमें काफी बड़ी दरार पड़ी है। तो अगर 5% वोट उसका कम हुआ है और वो बीजेपी को गया, कांग्रेस को गया है, तो उसमें मुस्लिम वोटों का भी 1% होगा और एक बड़ा हिस्सा मुझे लगता है कि वोकलिगा वोटों का भी होगा। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एनके सर, इस जीत के बाद क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, खासकर संगठन के मोर्चे पर, और राजस्थान में चुनाव से पहले जो सिर्फ फुटअव्वल दिख रही है उसको लेकर खबरें आ रही थी कि कर्नाटक के नतीजे तय करेंगे कि कांग्रेस राजस्थान में कैसे बड़ा फैसला ले पाती है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के टकराव को लेकर। क्या उसको लेकर थोड़ी ताकत मिलेगी संगठन को? आप अभी कुछ देर पहले आपने याद कीजिए, योगेंद्र यादव एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, और योगेंद्र जी जब बोल रहे थे तो एक्चुअली साइंटिफिकली वो उनके तर्क, अगर आप तर्क वाक्यों को देखें तो बड़ा ही बैलेंस था वो। उसमें उन्होंने कहा कि रिच पुअर डिवाइड, एक गरीब अमीर की खाई जो बढ़ी है, जो इकोनॉमिक मॉडल इस समय चल रहा है, उसकी वजह से नीचे के वर्ग में नाराजगी, उसके डेप्रिवेशन, जो अभाव की स्थिति है, उसको लेके बड़ा है। अब क्या कांग्रेस इसको इनकैश करा पाती है इलेक्टोरल टर्म्स में, ये देखने की जरूरत है। राहुल गांधी जिस तरह से इस समय कंडक्ट कर रहे हैं, इश्यूज उठा रहे हैं, उदाहरण लीजिए अडानी वाला इशू एक बहुत ही समय पे उठा, ठीक उसी समय राहुल गांधी को निकाल दिया गया, क्या कारण होंगे उसके।
तो ये देख के जनता धीरे धीरे मुतासिर होने लगी है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है इस गवर्नेंस मॉडल में। और इसको अगर राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि कांग्रेस के लिए अब ये टर्निंग पॉइंट हो और कांग्रेस के पुनर्जागरण का ये एक नया मकाम बने। ये कर्नाटक का इलेक्शन जो कि नॉर्थ इंडिया में भी उतना ही प्रभाव रखना शुरू कर। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हालांकि आज पिनाज उनके लिए अच्छा दिन नहीं है। गोपाल कृष्ण जी, क्या अब फाइनली अब हार स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले तक बीजेपी के तमाम प्रवक्ता ये कहते रहे 12 बजने दीजिए, 12 बजने दीजिए, और गेस्ट चेंज हो जाते हैं तो 12 बजे आप ही आए हैं, तो अब फाइनली आप ही हार स्वीकारेंगे? नहीं, देखिए, हम न मैदान से भागते हैं, न हार को स्वीकार करते हैं, लेकिन जो भी जनता का फैसला होगा वह पूरी तरह से स्वीकार है। अल्टीमेटली मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहता हूं। अभी काफी वोटिंग बाकी है। कर्नाटक के इलेक्शन में 1% के वोट के इधर उधर बदलने से बहुत सारी सीटों में फर्क होता है, और अभी तक लगभग 40 से ऊपर सीटें हैं जिसमें जो चलिए, हमने आपकी बात मान भी ली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 31 सीटों पर पिछली बार 5000 से कम का जीत का अंतर रहा था, लेकिन अगर वो 40 सीटें भी जोड़ लें तब भी मतलब ऐसा तो नहीं है 40 की 40 आपको मिल जाएंगी जिनमें क्लोज फाइट चल रही है, तब भी आप 75 पर सिमटे हुए हैं। ऑपरेशन लोटस चलाने का मन है? नहीं, हाँ, तो ये नहीं, ऑपरेशन लोटस चलाने का मन नहीं है, ये जनता की बात है। इतनी बड़ी पार्टी है, कई लोग आना चाहते हैं, आते हैं, सब तरीके से उनका स्वागत भी हम करते हैं, लेकिन हमें एनालिसिस, हर इलेक्शन के रिजल्ट्स का हम प्रॉपरली एनालिसिस भी करते हैं। उससे हमारे लिए सीखने के लिए, आगे के समय के लिए एक रोड। गोपाल जी, आज के इस रुझान से क्या कुछ सीखने को आपको मिल रहा है? एक माध्यम है। देखिए, सीखने का एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ। पहली बात है कि कांग्रेस के फॉल्स जो प्रोमिसेस हैं, जो उन्होंने हिमाचल में भी दिए, या आप पार्टी ने पंजाब में दिए, या फिर राजस्थान में दिए, क्या जनता को एनालिसिस करना है कि नहीं? सर, ये तो जनता के लिए जनता ने तो कर लिया भरोसा उनके फॉल्स गोपाल जी, ये तो जनता के लिए सीख बहुमत से आ रहे हैं। और अगर वो फॉल्स प्रोमिसेस हैं तो बीजेपी के लिए तो वो सीख होगी नहीं, मतलब ये लेसन तो होगा नहीं, आप इसे फॉलो करें ये तो आप नहीं कहेंगे। आपके लिए क्या सीख है? नहीं, फॉलो नहीं करेंगे। नहीं, जनता ने चलिए उनके झूठे बातों पे अमल भरोसा कर लिया, पर आप 75 पर क्यों आ गए? नहीं, तो ये अल्टीमेटली बात यह है कि हम जो है, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि फ्रीबीज देश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर देगा, उसको खराब कर देगा, तो फिर एक तरीके से वो आम जनता को वो नरेशन में कितना जो उसके साथ अलाइनमेंट है, वो एक चीज देखने वाली बात है। अल्टीमेटली जो जिस तरह देश आर्थिक विकास की तरफ बढ़ रहा है, उसमें कई बार आम जनता को कुछ ठीक है, लेकिन गोपाल जी, आप तो आर्थिक मामलों के जानकार हैं सर। आपको बता दूं, फ्रीबीज बांटने में आपने भी कोई फ्रीबीज का वादा करने में आपने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी थी। गरीब परिवारों को रोज आधा लीटर नंदनी दूध मुफ्त दिया जाएगा, 30 लाख महिलाओं को बस के फ्री पास दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने फ्री का कुछ नहीं बांटा। और जो दूध तो राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के तहत होगा। कल्याणकारी योजनाओं में फर्क इतना है कि अगर जी नहीं वह होगा अगर बजट में आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, मैनिफेस्टो में अगर आप बताते हैं कि उसके रिसोर्स कहां से जनरेट करेंगे। कांग्रेस ने जो फ्रीबीज बांटी है, 5 जो उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं, क्रेडिट कार्ड इशू किया है, वो कार्ड गारंटी कार्ड जो इशू किया है, उसका 1 लाख करोड़ का खर्चा एक्सपेक्टेड है। अगर कर्नाटक की जो अर्थव्यवस्था अच्छे ढंग से चल रही है, सुचारू ढंग से चल रही है, 5 लाख करोड़ का कर्जा है कर्नाटक पर, इस तरह का अलग अतिरिक्त वजन डलेगा। देखिए, आपने भी तो फिर उसका कितना बुरा हाल उसकी। गोपाल जी, आप आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं सर, बीजेपी के प्रवक्ता के साथ साथ। 1-2 फिगर आर्थिक मोर्चों पर आपसे तार्किक बातों की उम्मीद हम कहीं ज्यादा करते हैं बाकी प्रवक्ताओं के मुकाबले। जी कहिए। तो मैं आपको इसीलिए बताता हूं, 2 बातें बताना चाहता हूं कि जब हम डबल इंजन सरकार की, कर्नाटक में मैं भी कैंपेन में काफी दिन रहा, हम लोगों ने डबल इंजन सरकार की बात की
उसमें गुड गवर्नेंस के मॉडल के अंतर्गत 2 फिगर मैं आपको देता हूं। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसका कर्नाटक में पेनिट्रेशन 94% है, ठीक है, और वही केरला में 56% का पेनिट्रेशन है। और तो मैं आपको जरा रूरल एरिया के आंकड़े भी दे दूं। मध्य प्रदेश में है 99%। सर, वो जो 54 लाख आपको किसान हैं जिनको आपने 15,000 करोड़ रुपए बात दीजिए, रूरल एरिया से जो 151 सीटें हैं उसमें से 126 का रुझान जो आया है, शायद अब तक ज्यादा आ गया होगा, मैंने अभी अपडेट नहीं चेक किया है, तो उसमें भी बीजेपी को नुकसान हो रहा है। वहां भी 70 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी। अरे 17 रुपया रोज देके कितना वोट लेना चाहेंगे? 2019 में मिल गया। आप कह रहे हैं ना 94% पेनिट्रेशन है, तो बता दीजिए कि रूरल एरिया से भी नतीजा आपके लिए ग्रामीण इलाकों से अच्छे नहीं आ रहे 151 सीटों में जो ग्रामीण इलाकों में आती है। नहीं, अब मैं एक और फिगर देके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। दूसरी फिगर है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें कर्नाटक में 67% पेनिट्रेशन है, वेस्ट बंगाल में 36% है। तो यह जो आर्थिक मुद्दे सर, वो हैं, वेस्ट बंगाल कहाँ से लाते हैं? आप फिर तमिलनाडु लाइए ना। लोग उसको उस तरह से नहीं लेते, तो तमिलनाडु से कंपेयर करके बताइए। वो जहाँ पे डबल इंजन सरकार के कारण इम्पैक्टफुल अगर स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से जन कल्याणकारी योजनाओं में, तो जनता का भला होता है। यह पॉइंट मैं स्वाति मलिक, गोपाल जी कह रहे हैं हम आत्मविश्लेषण करेंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? क्या कुछ विश्लेषण करना चाहिए गोपाल जी को आज? जी, सबसे पहले बीजेपी को ये जो डाइवर्जन की पॉलिटिक्स करती हैं, एक दूसरे को बांट के, चाहे इस बार इन्होंने कर्नाटका में बजरंगबली जी को बीच में लाए थे, ये उसके वो जो पॉलिटिक्स करती हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब वो टाइम चला गया, वो जमाना चला गया जब ये धर्म पे खेल के हम लोगों को बांट के वोट लेते थे। अब इनको डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी, नौकरियों की बात करनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन को रोकने की बात करनी पड़ेगी। जो हम लोग रोजमर्रा के हमारे मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करनी पड़ेगी, उनके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो उन्होंने भ्रम फैलाया हुआ है। जी, कंप्लीट कीजिए स्वाति। नहीं सर, बीच में काटिए मत, मैंने आपको नहीं काटा था। दूसरी, ये जो इन्होंने एक भ्रम फैलाया हुआ है, जी, दूसरी बात जो उन्होंने भ्रम फैलाया हुआ है कि हम मोदी जी को लाएंगे तो एक लहर चलेगी, उस लहर में फिर जीत जाएंगे, इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। ये भ्रम भी इस बार इस सिलेक्शन में वो भ्रम भी दूर हो गया है। मोदी जी आए लेकिन वो अपना एक नैरेटिव नहीं बना पाए, वो क्या करना चाह रहे हैं कर्नाटका के लिए आगे 5 साल में, क्या वो उनका क्या उनकी दिशा दिखाना चाह रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल पाए। वो सिर्फ पर्सनल अटैक पे कि मुझे इतनी गालियां दी, मुझे ये बोला, मुझे वो बोला, वो उन्हीं बातों में रह गए। फिर वो जब बजरंगबली जी को बीच में लाए तो आज तो शनिवार का दिन है, बजरंगबली के ही आशीर्वाद का दिन है। सबने देख लिया कि बजरंगबली का आशीर्वाद है किसके साथ। गोपाल जी, डबल इंजन की सरकार तो नहीं है कर्नाटक में अब, खुद, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर के तहत कर्नाटक के साथ भेदभाव तो नहीं करेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, कर्नाटक के साथ भेदभाव करने का मतलब नहीं है। आपने अपने आप तमिलनाडु की सरकार में बता दिया, आपने खुद ही कह दिया कि तमिलनाडु के आंकड़े अच्छे हैं, तो भेदभाव हम नहीं करते, प्रदेश सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था तमिलनाडु के आंकड़े अच्छे हैं, इस पर तो आप मोहर लगा रहे हैं। बहुत खराब है। मैं तो ये कह रहा था कि कर्नाटक के बाबत आप अपेक्षाकृत बेहतर जो राज्य कर रहे हैं उनकी तुलना क्यों नहीं कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल को क्यों ले रहे हैं? तमिलनाडु ने अच्छा किया है, ये आपने बताया, मुझे नहीं पता। नहीं, तो जब एग्जाम्पल देते हैं तो जो कंपेरेटिव नहीं, मैं आपकी बात, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो आंकड़े हैं वो मैं बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल कोऑपरेट नहीं करता तो जनता का जो फायदा है वो नहीं होता। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि जो डिवोल्यूशन के जो आंकड़े हैं, जो 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर या जीएसटी के अंदर, वो सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वो कॉन्स्टिट्यूशनली हम करते हैं, पूरे किए। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे, गवर्नेंस के लेवल पे जो कॉर्पोरेशन के साथ लेने के काम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के, आप देखिए कर्नाटक में स्टार्टअप इकोसिस्टम में कितना ज्यादा वहाँ पे। राहुल सर, जो बात गोपाल जी कह रहे हैं ये मैं जरा आपसे भी समझना चाहूंगा सर, इस पहलू को थोड़ा समझाइए। नितिन गडकरी पूरे देश में जाने जाते हैं अपने हाईवे